आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करने वाली प्लीज की हियरिंग होने वाली है सीजे सूर्यकांत की बेंच के सामने। लेकिन बीते दिन जो हुआ उसने काफी लोगों को चौंका दिया। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो इलेक्शंस कंडक्ट करती है, जिसके डिसीजंस आमतौर पर फाइनल माने जाते हैं, उसके पावर्स पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। तो क्या था वो मोमेंट? कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो डेमोक्रेसी का बैकबोन माना जाता है, आज जुडिशियल स्क्रूटनी के सेंटर में आ गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईसीआई के पास इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज करने की पावर बिल्कुल एब्सोल्यूट है या फिर उस पे भी कानूनी बंधन लगे हुए हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दिया, जब कोर्ट ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर टू कंडक्ट अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स अनट्रैमल्ड हो सकती है, मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी जुडिशियल रिव्यू के। बेंच, जिसमें सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची शामिल थे, उन्होंने सीधा सीधा सवाल रख दिया, अगर वोटर लिस्ट रिवाइज करने से लोगों के सिविल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या इस प्रोसेस को कानून के प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के बाहर रखा जा सकता है? सीजे सूर्यकांत ने कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन दी जो काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट कैन लीड टू सम सिविल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अ पर्सन हु इज ऑन द लिस्ट। सो इफ समथिंग व्हिच विल अफेक्ट सिविल राइट्स ऑफ पीपल, देन व्हाई शुड नॉट द प्रोसेस फॉलोड बी इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 2। अब ये ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 के कंटेक्स्ट में आया, जो क्लियरली कहता है कि इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन और रिवीजन एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अथॉरिटी बस अपनी डिस्क्रेशन पे पूरी वोटर लिस्ट को रिवाइज कर दे बिना प्रॉपर सेफगार्ड के। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इस बात को और आगे ले जाया और कहा कि नो पावर कैन बी अनट्रैमल्ड। ये लाइन सिर्फ ईसीआई के लिए नहीं बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए एक रिमाइंडर है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव की, ना लेजिस्लेचर की, और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की। जस्टिस बागची ने रूल 21 का रेफरेंस देते हुए कहा कि इस रूल में अ शैकल ऑफ सम सॉर्ट है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर इंटेंसिव रिवीजन की जा रही है तो रूल्स को अफ्रेश प्रिपेयर करना होगा और रूल 4 से रूल 13 तक अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उन्होंने सीधा सवाल पूछा, See, if we hold that ECI has the power, can we hold that such a power which is untrammeled and beyond judicial review powers? ECI की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट्स रखे और उनका कहना था कि लॉ के अंदर ECI को एसआईआर कंडक्ट करने की पावर क्लियरली दी गई है। लेकिन कोर्ट का सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि पावर है या नहीं, सवाल ये था कि क्या इस पावर का यूज करते वक्त ईसीआई अपने ही रूल्स फॉलो करने से एग्जेम्प्ट हो सकता है। इस पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने डिटेल्ड लीगल सबमिशन दिया। उन्होंने कहा, Are subsection 2 of section 21 and subsection 3 of section 21 of the same nature, either in terms of inquiry or in terms of the preparatory stage of the law? My humble submission is that they are not. Unless otherwise directed, the revision contemplated is to be carried out strictly in the prescribed manner. उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि सेक्शन 21 एक अलग डोमेन में ऑपरेट करता है, जहां प्रोसीजर्स डिस्टिंक्ट है और स्टैट्यूट खुद ही कॉन्टोर्स डिफाइन करते हैं। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने फर्दर कहा कि सेक्शन 21 ऑपरेट्स इन अ कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन। इट इज रेगुलेटेड बाय अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसीजर्स। दीज प्रोसीजर्स नेसेसरली इंक्लूड फेयरनेस, रीजनेबलनेस एंड ड्यू प्रोसेस। उन्होंने कोर्ट का ध्यान रूल 25 पर भी दिलाया और कहा कि अगर सेक्शन 21 को रूल 25 के साथ पढ़ा जाए तो फ्रेमवर्क काफी क्लियर हो जाता है। उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया कि वोटर्स के राइट्स के मामले में ईज होनी चाहिए और किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 326 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है। अब हियरिंग के दौरान जस्टिस बागची ने एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी एक्सप्लेन किया जो काफी पावरफुल मोमेंट था। उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद पार्लियामेंट का विजन क्या था। उन्होंने कहा कि विजन ऑफ द पार्लियामेंट वाज दैट पीपल वर कंटिन्यूअसली कमिंग इन। आर्टिकल 7 was there. That is why there was a need to continuously monitor the list. उन्होंने वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद का एग्जाम्पल दिया और बताया कि कैसे 15 अगस्त 1947 को मुर्शिदाबाद पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर बाद में उसका एक पार्ट इंडिया में और एक पार्ट ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। ये हिस्टोरिकल फ्लक्स की वजह थी कि इलेक्टोरल रोल्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना जरूरी समझा गया। इस इमोशनल कंटेक्स्ट को और पर्सनल बनाते हुए जस्टिस बागची ने सीजे सूर्यकांत को बताया भी कि उनकी मदर ईस्ट पाकिस्तान से थी।
अब ये एक रेयर मोमेंट था जहां कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पर्सनल हिस्ट्री एक साथ इंटरसेक्ट कर गए। इससे ये भी समझ आता है कि वोटर लिस्ट और सिटीजनशिप के क्वेश्चंस सिर्फ पेपर वर्क का इशू नहीं है, ये लोगों की जिंदगी, उनकी पहचान और उनके हक से जुड़े हुए हैं। आज जब कोर्ट पूछ रही है कि क्या ईसीआई के पावर जुडिशियल रिव्यू से परे हो सकते हैं, तो ये सिर्फ एक टेक्निकल लीगल डिबेट नहीं है, ये एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। अगर कल को किसी सिटीजन का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है बिना प्रॉपर नोटिस, बिना फेयर हियरिंग के, तो क्या वो अपने राइट्स के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है या नहीं? और अगर आंसर यस है तो फिर ईसीआई का प्रोसेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के अंदर आना ही चाहिए। अब इस पूरे मैटर का बैकग्राउंड भी काफी लेयर्ड है। सुप्रीम कोर्ट एक बैच ऑफ पिटिशन सुन रही है जो ईसीआई के डिसीजन को चैलेंज करती है, जिसमें इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मल्टीपल स्टेट्स में कंडक्ट करने का प्लान है। पिछले साल ईसीआई ने बिहार में एसआईआर कंडक्ट करने का डायरेक्शन दिया था। उस डिसीजन को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमेन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने चैलेंज किया, ये कहकर कि इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी एंड ड्यू प्रोसेस की कमी है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कोई स्टे नहीं दिया, तो ईसीआई ने बिहार में एसआईआर प्रोसीड कर दिया था। इसके बाद 27 अक्टूबर 2025 को ईसीआई ने इस एसआईआर को और एक्सपैंड कर दिया। वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज तक। नेचुरली इससे पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी सर्कल्स में कंसर्न बढ़ने लगे। लोगों को डर था कि कहीं वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर जेन्युइन वोटर्स के नाम कट ना हो जाए, स्पेशली वल्नरेबल कम्युनिटीज के। इसीलिए मल्टीपल फ्रेश पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में चल रही एसआईआर के कंटेक्स्ट में ईसीआई को कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी दिए थे। और अब बीते दिन की हियरिंग में कोर्ट ने सीधा प्रिंसिपल पर फोकस करना शुरू कर दिया कि पावर है तो उसकी लिमिट्स क्या है। अब कोर्ट ने फिलहाल कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है, लेकिन जो टोन और क्वेश्चन है वो क्लियरली दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ईसीआई को एक ऑल पावरफुल बॉडी के रूप में नहीं देख रही। हियरिंग आज वापस से कंटिन्यू होगी और सबकी नजर इसी बात पर होगी कि कोर्ट आगे क्या डायरेक्शंस देता है। क्या ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस पर और गाइडलाइंस आएंगी? क्या कोर्ट क्लियर करेगी कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 का कंप्लायंस मैंडेटरी है, या फिर ईसीआई को कुछ लिमिटेड डिस्क्रिप्शन के साथ आगे बढ़ने दिया जाएगा? एक बात तो क्लियर है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस करवाने से नहीं चलती, बल्कि उस प्रोसेस से चलती है जो फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल हो। और जब वोटर लिस्ट जैसे सेंसिटिव इशू पर सवाल उठते हैं तो उनका जवाब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड होना चाहिए। आज की हियरिंग सिर्फ ईसीआई के पावर्स का टेस्ट नहीं है, बल्कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का भी टेस्ट है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।